नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और CUET PG हिंदी 2025 की तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बोला था कि अभी मैं इस समय CUET PG से के लिए जितने भी PYQ हैं प्रीवियस ईयर के, तो मुझे 4 पेपर मिले। मुझे अब पता चला कि 2023 में 2 पेपर हुआ था CUET का। PG हिंदी से संबंधित 2 पेपर हुए थे। एक 10 तारीख के आसपास हुआ था, दूसरा कुछ बच्चों का छूट गया था तो वो 27 तारीख के आसपास हुआ था। मैं इसके पहले वो दोनों पेपर लेके आया हूँ। मैं थोड़ी बात ये करना चाहूँगा कि मैं इसके पहले 2022 का जो पेपर था उसमें जो 75 क्वेश्चन थे मैं इसके पहले करवा चुका हूँ। आप जा करके उसे वीडियो में देख सकते हैं। और इस PYQ सीरीज़ में मैं 2022 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर हैं विद सॉल्यूशन मैं PYQ लेके आया हूँ। PYQ ख़त्म होते ही मैं कंटेंट लेके आऊँगा। जो भी आपके सिलेबस में सिलेबस लगा हुआ है, प्रत्येक यूनिट प्रत्येक इकाई के ऊपर एक व्यवस्थित कंटेंट आपके साथ आएगा। तब तक के लिए आप टेक्स्ट पढ़ते रहिए और जो भी वीडियो इस चैनल पर आता है आप उसे देखते रहिए। और इस चैनल को CUET PG हिंदी 2025 की बेहतर तैयारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, PYQ हम इसलिए सबसे पहले कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चले, पढ़ने से पहले ये पता चले कि हमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी बात, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हम कुछ भी पढ़ते चले जाएंगे, हमें पता नहीं होगा, हम एक अंधकार में पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इस समय जो भी NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसमें हार्ड वर्क से बेहतर हमें लगता है कि स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। कम पढ़िए, व्यवस्थित पढ़िए और वही पढ़िए, उस तरीके से पढ़िए जहाँ से एग्ज़ाम में अधिक से अधिक पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो आज हम इस पर बात करने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियो जो अभी तैयारी में जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप किसी भी पेड कोर्स को लेने से बचिए, अभी खुद से पढ़िए। पेड कोर्स लेने से बचने के लिए मैं बार बार ये कहता हूँ, कहीं भी व्यवस्थित तरीके से कंटेंट CUET PG हिंदी के लिए अभी कहीं पर हमको नहीं लगता कि व्यवस्थित कंटेंट किसी के पास तैयार है। कहीं पर आप टेस्ट सीरीज लेने की बात सोचते हैं तो अभी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारे प्रश्न आपके पास हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री में प्रश्न मिल जाएंगे। आप वहां से उस प्रश्नों को उठा सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। आपके पास 5 ऐसे PYQ पेपर हैं जिसमें से हमको लगता है कि 350 प्रश्न हैं आपके पास। आप उसे हल कीजिए, उसके ऑप्शन को देखिए, उससे संबंधित प्रश्नों को देखिए। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। आज जो भी 75 क्वेश्चन है उसमें से मैं कोशिश करूंगा 25 प्रश्न पर, ज़्यादा नहीं 25 प्रश्न ही कराऊंगा। छोटे छोटे वीडियो में जब आप देखोगे तो आप अभी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना बोझ पालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो देखिए, ये तो 25वां प्रश्न है जो 25 कॉमन प्रश्न पूछा गया था 2023 में, जिसमें 25 + 75 ऐसा रेशियो होता था 2023 तक। 22 और 23 में ये पूछा गया था इस तरीके से प्रश्न, जिसमें 25 में मैथ्स रीजनिंग वगैरह पूछा गया था, बाकी 75 जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है हिंदी वहाँ से पूछे गए थे। तो ये 25वां क्वेश्चन वहीं से है, तो इसको हम छोड़ के आगे चलते हैं। हाँ, अब मैं बता दूं, अब ये 25 प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, अब केवल ये 75 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि 300 नंबर आपका पूर्णांक होता है। उसके बाद मैं बता दूं कि इसमें 4 नंबर का एक प्रश्न होता है 75 क्वेश्चन में, निगेटिव मार्किंग होती है 1/4। आप जा करके ध्यान से उसको पढ़िए। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। 26वां नंबर ये प्रश्न था। CUET PG हिंदी 2023 शिफ्ट 1 में सबसे पहला प्रश्न जो था 26वां प्रश्न वो यही था कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन A 3, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5, ऑप्शन D यानी 4 6। मैं बताऊं इसका राइट आंसर होगा 6। वर्तमान काल के पूरे 6 भेद होते हैं। मैं 6 भेद के नाम लिखता हूं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला आप नोट करिए सामान्य वर्तमान काल, जिस पर मुझे लगेगा कि इस प्रश्न पर बात करनी चाहिए मैं बात करूंगा, उसके कंटेंट यहीं प्रोवाइड करा दूंगा। वर्तमान काल। दूसरा
पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये होती है कि संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल। लिखते समय अगर थोड़ी भी गलतियां हो तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं कि आपने गलत लिखा था। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग सक्रिय रहिए, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी गलतियों को आप मुझे बता रहे हो, तो मुझे इस तरीके से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, चलो कम से कम कोई अच्छे से देख तो रहा है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ लगा भी रखा है ऑप्शन नंबर 4 इसका, इसमें राइट आंसर ये जो आंसर की आती है आंसर की से ही मैच करके मैंने लगा रखा है, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस लेखक की कृति है? इस प्रश्न को करते समय आप इतना ध्यान रखिए, ये जो चारों लोग ऑप्शन में हैं आप इन्हें एक जगह नोट कर सकते हैं। इनकी सभी रचनाओं को आप, चाहे वो किसी भी विधा की हो, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, सबको एक जगह नोट करिए, उनको क्रम से लिखिए कि प्रकाशन वर्ष के साथ लिखिए, लेखक के नाम के साथ लिखिए और याद करते रहिए। इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा की कृति है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। राइट आंसर आप यहाँ भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन लोकोत्तर यानी आनंद है। कारण, अर्थार्जन से लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। ये कारण दे रखा है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसे आप देखिए, इसके सही उत्तर पर पहले आप जाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसका पहला जो अभिकथन है, काव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। आपको इसे भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ने को मिलेगा, आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। काव्य हेतु, काव्य लक्षण, शब्द शक्ति और प्रयोजन, ये भारतीय काव्य शास्त्र में लगा हुआ, वहीं से प्रश्न है। तो बिल्कुल ये अभिकथन सही है, लेकिन अर्थार्जन से लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है, बिल्कुल गलत है। यानी इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसके आंसर को भी देख सकते हैं, आंसर नंबर 3 होगा इसका। यहाँ आप आंसर की से मैच किया हुआ है ये। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़े हो, ठीक है। नहीं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में किसी और भी प्लेटफॉर्म का नाम ले सकते हो, मैं वहाँ भी सारे पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। यह भी उसी तरह का प्रश्न है। मैं बार बार प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, केवल मुख्य जो अभिकथन और कारण है उसे पढ़ूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यासों को बार बार गप्पा की संज्ञा दी है। कारण है, अपने उपन्यासों को गप कहकर वे अपने को इतिहास के तथ्यों के बंधन से मुक्त कर लेते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यासों को बार बार गप की संज्ञा दी है, बिल्कुल सही है। आप उनके उपन्यास की भूमिका देखिए। अपने उपन्यास को गप कहकर वे अपने को इतिहास के तथ्यों के बंधन से मुक्त कर देते हैं, बिल्कुल सत्य है। यह सबसे बड़ी बात यह है, अभिकथन ए और आर जो कारण है वह एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, ये आंसर की से मिलाया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी ने अपने किस नाटक को ब्लैक कॉमेडी, मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, ब्लैक कॉमेडी की संज्ञा दी है? आप इसका भी उत्तर दे सकते हैं।
एक मिनट। हाँ, भीष्म साहनी ने अपने किस नाटक को ब्लैक कॉमेडी की संज्ञा दी है? ए आलमगीर, बी हानुस, सी मुआवजे और डी रंग दे बसंती चोला। इसका राइट उत्तर होगा मुआवजे। मुआवजे नामक उनका जो नाटक है उसे उन्होंने ब्लैक कॉमेडी की संज्ञा दी है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो चारों रचनाएं हैं ये किसकी हैं? भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी की 4 महत्वपूर्ण रचना आपको एक जगह मिल जाती है। भीष्म साहनी, इनको आप जरूर नोट कर लीजिए महत्वपूर्ण लेखकों में, महत्वपूर्ण रचनाकार में। इनसे प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं, किसमें? CUET PG या फिर नेट के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। आप इसका भी उत्तर देखिए, ऑप्शन 3 है मुआवजे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने हिंदी कहानी और उपन्यास का स्वतंत्र इतिहास लेखन किया है? निम्नलिखित में से किस आलोचक ने हिंदी कहानी और उपन्यास का स्वतंत्र इतिहास लेखन किया है? नोट करिए इसे, आलोचक की बात हो रही है और हिंदी कहानी और उपन्यास का स्वतंत्र इतिहास लेखन किया है। पहला ऑप्शन है नंदकिशोर नवल, दूसरा है नलिन बिलोचन शर्मा, तीसरे हैं गोपाल राय और चौथे हैं कुमार बिमल। इसका सही उत्तर होगा गोपाल राय। गोपाल राय एक आलोचक के रूप में हिंदी कहानी उपन्यास का स्वतंत्र इतिहास लेखन किया है। इसके उत्तर को आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। राहुल सांकृत्यायन की रचना जीवन यात्रा का प्रकाशन वर्ष है। आपको राहुल सांकृत्यायन एक महत्वपूर्ण रचनाकार मिल रहे हैं। कौन? राहुल सांकृत्यायन। आप इनकी सभी रचनाओं को, चाहे वो इनने सभी विधाओं में लगभग रचनाएं इनने करी हुई हैं, इनकी सभी रचनाओं में जो भी किताबें आपने, अगर आपके पास दृष्टि की बुक है नेट जेआरएफ की, नहीं है तो ले लीजिए, वो नहीं है तो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की भी किताब होगी तो चल जाएगी। आप उसमें देखिए बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं, रचनाकार से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं एक जगह संकलित करके दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो अभी ये PYQ सीरीज ज्यों ही ख़त्म होता है तो मैं वो सब कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेके आऊँगा। आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर वो सब कुछ आपको बेहतर नहीं लगे तो आप उसके बाद चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरी बात मानिए, तब तक के लिए आप कर लीजिए। इसका राइट उत्तर होगा 1946। 1946 में राहुल सांकृत्यायन की रचना जीवन यात्रा का प्रकाशन वर्ष हुआ था। आप इसका राइट आंसर की से भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की अवधि है। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो दूसरे या तीसरे पेज में उन्होंने जो काल विभाजन किया है ना, वो सबसे बड़ी बात यह है कि उनने संवत में किया है, सारे लोगों ने ईस्वी में किया है। तो आप संवत और ईस्वी दोनों में उसे याद रखिए। जो 57 वर्ष का अंतर होता है, सन से ऊपर होता है संवत 57 साल। इसके अंतर को सबसे पहले डिफरेंस को समझिए आप। डिफरेंस को समझने के बाद आप एक में याद कर लीजिए, या सन में याद करिए या संवत में याद करिए। उसके बाद लगातार इनसे एक प्रश्न इनके कालक्रम से पूछे जाते हैं। किनके? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण और काल का विभाजन किया है, आप उसे जरूर ध्यान में रखिए। ऑप्शन ए क्या है इसका? संवत 1880 से 1960। ऑप्शन 2 संवत 1890 से 1970। संवत तीसरा है संवत 1900 से 1980। चौथा ऑप्शन है संवत 1910 से 1990। इसका राइट आंसर है संवत 1990 से 1980। आधुनिक काल की अवधि मानी है किनने? रामचंद्र शुक्ल ने। आप यहाँ उत्तर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 34। देश के लोग किसकी कहानी संग्रह है? देश के लोग एक कहानी संग्रह है, वह किसकी है? ये जो चारों रचनाकार हैं ये महत्वपूर्ण हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। इनकी भी सभी रचनाओं को आप एक जगह संकलित कर लीजिए। अभी देखिए, हाँ, मोहन राकेश, अमरकांत, अज्ञेय, जैनेन्द्र, ये कहानी की भूमिका, कहानी में इन चारों का योगदान है। नई कहानी आंदोलन में भी ये मोहन राकेश और अमरकांत देखने को मिलते हैं। अमरकांत का एक बहुत अच्छी भूमिका रही है कहानी आंदोलन में। साथ ही
मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ये सभी महत्वपूर्ण कहानीकार में इन सभी का नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की तरफ हम चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 अमरकांत। देश के लोग अमरकांत की कहानी संग्रह है। दोपहर का भोजन इसके पहले वाले 2022 में पूछा गया था, वह भी अमरकांत की ही रचना थी, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। वो दोपहर का भोजन नाम की जो कहानी है वह भी अमरकांत की है, और वह 2022 के पेपर में पूछा गया था। और 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ उसमें भी ऑप्शन में अमरकांत हैं, और जो प्रश्न पूछा गया है वो अमरकांत को ही ध्यान में रख के पूछा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं CUET PG के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, निबंध संबंधी निम्नलिखित कथनों में से उपयुक्त कथन है। ए, निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को विद्यानिवास मिश्र ने प्रशस्त किया है। बी, कुबेरनाथ राय के निबंधों में प्रिया नीलकंठ रस आखेटक विषाद योग विशेष रूप से सराहे गए हैं। प्रभाकर माचवे के निबंध आलोचना और ललित निबंध के संध बिंदु पर रचे गए हैं। डी, गंभीरता और लालित्य के समन्वित रूप को ललित निबंध कहते हैं। ई, ललित निबंध के अन्य प्रयोगकर्ता अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। पहला केवल ABE, दूसरा केवल ABD, तीसरा केवल BCD, चौथा केवल BDE। इसके सही उत्तर को देखने से पहले हम पांचों पंक्तियों के ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले मैं पांचों पंक्तियों को दोबारा एक बार और पढ़ता हूँ। हिंदी निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को विद्यानिवास मिश्र ने प्रशस्त किया। बिल्कुल, चूँकि विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों क्या हैं, एक ललित निबंधकार हैं, ललित निबंधकार। आप इसे नोट करिए। उसके बाद कुबेरनाथ राय के निबंधों में प्रिया नीलकंठी रस आखेटक विषाद योग विशेष रूप से सराहे गए। बिल्कुल, ये इनके बहुत ही चर्चित निबंध के रूप में रहे हैं। ये भी ऑप्शन सही है। ए और बी किस में है, आप जा सकते हैं तीन और तीसरे और चौथे को काट सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाइएगा एग्जाम में। अब देखिए ए और बी दो ऑप्शन में है। अब हम डी और ई में हमें देखना है कौन सा सही हो रहा है। तो हमें अब सी वाला ऑलरेडी पहले से गलत होगा, कट कर सकते हैं आप। डी देखिए, गंभीरता और लालित्य के समन्वित रूप को ललित निबंध कहते हैं, बिल्कुल सही है। और ललित निबंध के अन्य प्रयोगकर्ता अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका दूसरा जो है सही है। उत्तर देख लेते हैं हम एक बार। देखिए राइट आंसर दूसरा है, जिसका भी है इनने गलत उत्तर दिया है। BDE इनने दिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, तुलसीदास रचित कवितावली की भाषा ब्रज है। उसके बाद दूसरा कथन जो दिया है, तुलसीदास ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ रीति कवि हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कैसे प्रश्न को घुमाया गया है इसमें आप ध्यान दीजिएगा इसको। पहला ऑप्शन कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इसके सही उत्तर को देखने से पहले मैं एक बार बात करूं तो पहला तुलसीदास रचित कवितावली की भाषा ब्रज है, बिल्कुल सही है। तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों में लिखते हैं और उनकी कवितावली एक ऐसी रचना है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। लेकिन तुलसीदास ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ रीति कवि नहीं हैं, वह अवधी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं तुलसीदास। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए सही, लेकिन पहला सही है दूसरा गलत है। तो इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा, इसका राइट आंसर होगा तीसरा। उत्तर की तरफ हम देख लेते हैं एक बार, तीसरा इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, पंडिय सल सत्य बखाण, ये आदिकाल की बात हो रही है, ऐसे शब्द आपको ही मिलेंगे।
ठीक है। देसी बुद्ध बसंतड़ जाड़व के ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? 4 ऑप्शन है। ये आदिकाल के प्रमुख रचनाकार में इन दो का नाम है। तो किसकी पंक्ति हैं? ये सरापा की पंक्ति हैं। सभी जो आदिकाल के कुछ प्रमुख रचनाकार हैं 10-12 हैं, उनके प्रमुख पंक्तियों को हम याद करवा देंगे आप सभी को, वही बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। यह प्रश्न है प्रयोजन मूलक से। इस प्रश्न को हम देखते हैं एक बार क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और आर कारण के रूप में, दोनों में से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन ए, प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक भाषा विज्ञान की अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत उपशाखा के रूप में विकसित हुई है। यह बिल्कुल सही है। प्रयोजन मूलक भाषा का स्पष्ट एकार्थक होना आवश्यक नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। प्रयोजन मूलक भाषा का स्पष्ट एकार्थक होना ही प्रयोजन मूलक की अपने आप में एक विशेषता है। उसको एक उद्देश्य से ऐसे शब्द की रचना ही करी जाती है ताकि तुरंत स्पष्ट हो जाए। वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है प्रयोजन मूलक। प्रयोजन मूलक पर आपको कंटेंट तो अभी कम ही मिल पाएगा, लेकिन मैं पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास पूरी एक PDF है, मैं उसे 10-15 दिन के बाद, अभी आप जब तक हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं तब तक केवल वही पढ़िए, मैं उसके बाद वो पूरी PDF ग्रुप में भेज दूंगा। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, ए सही लेकिन आर गलत है। उत्तर हम देख सकते हैं तीसरा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडियो नाटक के संदर्भ में सही नहीं है? रेडियो नाटक के संदर्भ में सही नहीं है। पहला, रेडियो नाटक असंख्य एवं अदृश्य श्रोताओं को सुनाने के लिए लिखा जाता है। असंख्य एवं अदृश्य श्रोताओं को सुनाने के लिए लिखा जाता है, सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है। परिवेश की स्थापना ध्वनि प्रभावों द्वारा संभव होती है। परिवेश की स्थापना ध्वनि प्रभावों द्वारा संभव होती है। तीसरा, पात्रों की अभिनेत्रियां के स्वर और बोलने के अंदाज से पहचाना जाता है। पात्रों की संख्या अधिक होती है। सही उत्तर का इसमें गलत उत्तर का चयन करना है ना। निम्न में से कौन सा उत्तर सही नहीं है? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसका राइट आंसर है चौथा, पात्रों की संख्या अधिक होती है। बिल्कुल ऐसा ये गलत बात है। रेडियो नाटक असंख्य एवं अदृश्य श्रोताओं को सुनने के लिए लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। जो देख नहीं सकते हैं, जो केवल सुन सकते हैं, उनके लिए रेडियो नाटक लिखा जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसके गलत होने की कोई संभावना बन ही नहीं सकती। परिवेश की स्थापना ध्वनि प्रभाव द्वारा संभव होती है। सब कुछ ध्वनि से ही वहाँ स्पष्ट किया जाता है, चाहे बिंब की बात हो, चाहे परिवेश की बात हो, या पूरे कथ्य की बात हो। तीसरा, पात्रों को अभिनेत्रियों के स्वर और बोलने के अंदाज से पहचाना जाता है, बिल्कुल सत्य है। चौथा ऑप्शन इसका गलत होगा क्योंकि यही सही नहीं है। पात्रों की संख्या अधिक नहीं होती। जब कम से कम पात्र होंगे तो अदृश्य जो श्रोता होंगे उन्हें समझने में आसानी होगी। इसका राइट आंसर 4 है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एकाल, अलिकल ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। यह पंक्ति किसकी है? मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। इस दोहे में कौन सा प्रयोग काव्य प्रयोजन है? व्यवहार का ज्ञान, कांता सम्मत उपदेश, विपत्ति का निवारण, धन की प्राप्ति। इसके सही उत्तर की तरफ हम चलते हैं। इसका है कांता सम्मत उपदेश, इसका सही उत्तर है। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित पंक्ति है। आप जरूर अब तक कहीं ना कहीं सुने होंगे, चाहे वो काव्य के उद्देश्य की बात हो, चाहे काव्य प्रयोजन की बात हो, या फिर जब हम रीति काल को पढ़ते हैं तब वहाँ भी हमें इस पंक्ति को देख रहे। मैं इतना हिंट दे दिया, आप इसके बाद ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा कि ये पंक्ति किसकी है। इसके उत्तर को देख लेते हैं। इसका उत्तर देखिए दूसरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। यशपाल द्वारा रचित निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। यशपाल के जो उपन्यास हैं उनका सही अनुक्रम क्या है? आप उसको क्रम से लगाइए। ए दिव्या, बी दादा कामरेड, सी अमिता, डी झूठा सच, ई देशद्रोही। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप इसको क्रम से लगाइए। ऐसे में देखिए यशपाल जो है ना,
अब आपको यहाँ से नोट करना चाहिए कि यशपाल जो है एक महत्वपूर्ण रचनाकार में की श्रेणी में ये आते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में इन्हें नोट करना है, इनकी सभी रचनाओं को कालक्रम के अनुसार से याद करना है। ऐसे आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। एक एक प्रश्न जब आप करते जाओगे ना, एक एक प्रश्न के साथ उसके ऑप्शन के साथ तैयारी करते जाओगे, तो एक दिन एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। तो हम देखते हैं इसके सभी जितने भी उपन्यास हैं, इनकी सभी की रचनाओं पर मैं बात करता हूँ, कौन सी रचना किस समय लिखी गई। इसमें देखिए जो इनका सबसे पहला उपन्यास है वह है दादा कामरेड। यह 1941 ईस्वी में लिखी गई थी, दादा कामरेड, ठीक है। उसके बाद जो इनका उपन्यास है वह है देशद्रोही। देशद्रोही लिखा गया था 1943 में। मैं सबके सामने लिख देता हूँ, उसके बाद आप क्रम से लगाइएगा। उसके बाद इनका उपन्यास है दिव्या। दिव्या 1945 में लिखा गया है, आपके सिलेबस यूपीएससी के ऑप्शनल के सिलेबस में भी लगा हुआ है दिव्या। उसके बाद एक इनका उपन्यास है एक जो उपन्यास है शायद झूठा सच है। झूठा सच 1958 में लिखा गया था। 1958 के पहले अमिता ही तो नहीं आता है, नहीं, अमिता जो इनका उपन्यास है वो है 1956। और ये जो झूठा सच है यह है 1958, 1958 और 1960, ये दो पार्ट में लिखा गया, पहला और दूसरा। इसे मैं व्यवस्थित तरीके से आप बोलो तो लिख दूंगा, खैर अभी इस पर बात होगी, मैं जो बोलते गया आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले जो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा वो है बी। आप देख सकते हैं दो ऑप्शन में है, ये पहले नंबर पर आएगा बी। उसके बाद 43 आएगा यानी ई, बी के बाद ई, आप दोनों में देख सकते हैं बी ई, यानी 41। 43 के बाद आप 45 की तरफ जा सकते हैं, ए यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है, बी ई ए सी डी। इसका उत्तर हम देखते हैं एक बार, देखिए दूसरा उत्तर इसका सही है, दूसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। आज हम 45 तक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद कल की वीडियो में हम आगे के प्रश्न को करेंगे। ज़्यादा करने से बेहतर ये है कि जितना करो आप इतनी रचनाकारों को व्यवस्थित कर लो जितना अभी मैंने बात किया। जब आप पढ़ोगे किसी किताब को, वन लाइनर किताब को पढ़ो, उसमें लगेगा अच्छा हाँ ये मुंशी प्रेमचंद आ गए बीच में, जयशंकर प्रसाद आ गए, इनकी भी ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण कवियों लेखकों में से आते हैं, रचनाकारों में से आते हैं, तो इनकी भी सारी रचनाओं को आप नोट कर लीजिए लगे हाथ। वहीं आपके सामने अमृत राय आ गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए, तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी महत्वपूर्ण है। उनकी भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आप पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी रचना महत्वपूर्ण हो सकती है। इतनी चेतन शक्ति आपके अंदर तो है, क्योंकि आप लगभग बीए फाइनल ईयर में हो, आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, अगले साल पीजी में चले जाओगे, 2 साल बाद आप कहीं पढ़ाने लगोगे, तो इतना तो आप समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। ये भी देखिए अभिकथन ए, विद्यापति ने लोक भाषा को अवहट्ट से ज़्यादा मधुर बताया। विद्यापति ने लोक भाषा को अवहट्ट से ज़्यादा मधुर बताया, बिल्कुल सही है। वो अवहट्ट को बहुत ही मधुर मानते हैं। लोक भाषा को अवहट्ट से ज़्यादा मधुर, हाँ बिल्कुल सही है। जो उनकी लोक भाषा है ना, विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? मिथिला के। वो मैथिल में रचनाएं करते थे, मैथिल में, ठीक है। लौकिक संस्कृति की अंतिम अवस्था को ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, बिल्कुल गलत। ये मैं देखते ही बोल दिया गलत है। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है टीवी धारावाहिक संपूर्ण कृति को किस्तों में प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। कुछ प्रश्न आपको ऐसे दिखेगा ना कि देखते ही अगर वो आपके सामने अगर ऐसा लग रहा है कि सही है तो सही है, क्योंकि आप टीवी धारावाहिक देखते होगे तो किस्तों में भेजता रहता है ना, दिखाता रहता है, कुछ आज दिखाए कुछ परसों, सस्पेंस क्रिएट किया रहता है कि आगे क्या होगा क्या होगा। ऐसा ना करे तो लोग देखेंगे ही नहीं। मूवी की तरह एक ही दिन में दिखा दे या लगातार 10 दिन में दिखा दे, फिर 11वें दिन उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कथन 2 है अनिश्चितकालीन समय तक चलने वाले अत्यधिक लोकप्रिय नाटों को सोप ऑपेरा नाम फ्रांसीसी प्रेस ने दिया। यह प्रश्न मेरे लिए नया था, इसलिए मैंने इसको सर्च किया था। सर्च करने के बाद मुझे ये लगा कि यह गलत है। शॉप ओपेरा नहीं बल्कि कोई और अंग्रेजी नाम था,
आप भी एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ये सही है लेकिन दूसरा गलत है, उत्तर आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 44। यह है व्याकरण से प्रश्न है। समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है। कथन 2 है बहुब्रीहि समास का विग्रह शब्दात्मक या पदात्मक न होकर वाक्यात्मक होता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, क्योंकि बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसका वाकई में वाक्यात्मक होता है। इसका एक उदाहरण अगर बहुब्रीहि समास का मैं दूं तो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। ऐसे बहुत सारे, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर, शिव। ऐसे आपको बहुब्रीहि समास में देखने को मिलते हैं। और समास में कम से कम 2 पद तो होने ही चाहिए, बिल्कुल सत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। उत्तर की तरफ देखते हैं, आप इसका ऑप्शन देखिए 1 सही है। इसने भी सही उत्तर दिया है, जिनने भी दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का यह अंतिम प्रश्न है। किस विद्वान ने मंद बुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करने को काव्य का एक प्रयोजन माना है? अब देखिए, ये भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट उत्तर होगा कुंतक। किस विद्वान ने मंद बुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करने को काव्य का एक प्रयोजन माना है? ऑप्शन में है भरत मुनि, मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक। मैं विस्तृत जब बात करूंगा भारतीय काव्य शास्त्र पर तो सभी जितने भी सिद्धांत हैं, जो रस सिद्धांत है, अलंकार है, औचित्य है, इन सभी ध्वनि संप्रदाय है, जो 6 संप्रदाय हैं, मैं उन पर बारी बारी से बात करूंगा, उस पर कंटेंट लेके आऊँगा। इसके सही उत्तर को देख लीजिए, 4 है। आगे हम अगले प्रश्न से कल मिलेंगे, जो 46 से लेकर के आगे जितना हो पाएगा कल की वीडियो में करेंगे। बाकी 2 से 3 वीडियो में मैं कर लूँगा हम मिल के आप लोगों के साथ में। अभी चूँकि नया नया है, मेरे लिए भी थोड़ा ये नया तो उस तरीके से नहीं है, लेकिन मैं ऐसे इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं पढ़ाता था, आमने सामने बैठ के पढ़ाता था। तो वहाँ पे अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ और बात है, तुरंत रिपीट करके उसे सही किया जा सकता है। इसके साथ क्या है, एक सबसे बड़ी दुविधा की बात ये होती है कि अगर कुछ गलती हो गई, तुरंत में अगर कोई गलतियाँ हो गई तो आपको क्या करना होता है, आप वो तो रिकॉर्डिंग हो गई, और रिकॉर्डिंग होने के बाद 1 मिनट के लिए आप रुकिएगा, मैं बताता हूँ क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पर। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई तो वो रिकॉर्डिंग होने के बाद तो चली जाती है। मैं अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद पता चले कि फिर मेरे पास कमेंट आता है, ठीक है, मुझे पता चलता है, मैं गलतियाँ एक्सेप्ट करता हूँ, दोबारा से सुधारने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन आमने सामने बैठ के जो पढ़ाने में मज़ा है ना, जो बातचीत करने में मज़ा है, वो ऐसे आभासी मंच पर नहीं है। लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं कुछ बेहतर करने की, और करेंगे ही करेंगे आप लोगों के साथ मिलके। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से कंटेंट को इकट्ठा करिए, ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने से बचिए, कुछ क्रीम कंटेंट को उठाइए, बेहतर कंटेंट को उठाइए, और बेहतर तैयारी के साथ, एक बेहतर रणनीति के साथ, एक JNU, DU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ऐसे कुछ 5-6 यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसको टारगेट करिए। वहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही लेना है। अगर आपको एकेडमिक क्षेत्र में जाना है तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने से थोड़ा सा रास्ता आसान होता है। आसान तो बिल्कुल नहीं है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, लेकिन आप यहाँ जाते हो तो थोड़ा सा आपको बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में समझ होती है, थोड़ा आपका दायरा खुलता है, बड़ा होता है, तो आप कुछ बेहतर करने के लिए अग्रसर हो जाते हो, बेहतर करने की अपेक्षा आपसे अधिक हो जाती है। तो धन्यवाद, आप सभी आज जुड़े। अगली वीडियो तक आप वेट करिए। थैंक यू, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।